हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके इस प्यारे और दुलारे यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रकाश अध्याय के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जो है अवतल दर्पण में F बराबर R/2। हम लोग साल के शुरुआत में ही ये चैप्टर पढ़ते हैं, लेकिन कई बच्चों का जो ये एक आप कह सकते हैं कि उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि बोर्ड एग्ज़ाम आते आते तक भी उनका ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं हो पाता है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि वो जो तरीका जो मेथड पढ़ रहे हो वो उनको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगे, लेकिन आज के इस सेशन को देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप भूल सकते हैं तो आप इस टॉपिक को भूल के दिखाइए। ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस वीडियो को आप स्किप ना करें और पूरा देखें। और मैं ये गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अवतल दर्पण में F बराबर R/2 को साबित करने में कहीं पे भी रत्ती भर भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अवतल दर्पण में F बराबर R/2 साबित करने से पहले मैं आपको ये समझा दूं कि अवतल दर्पण होता क्या है। अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का एक भाग होता है और इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि आप बोलोगे कि परावर्तक सतह किसे कहते हैं, तो जनरली आपके घर में ऐनक होगा जिसमें आप अपना चेहरा देखते हो। तो जब भी आपके घर में जनरली जो दर्पण होता है वो समतल दर्पण होता है, और समतल दर्पण का दो हिस्सा होता है। एक हिस्सा होता है बाबू जो रंगा हुआ होता है, और दूसरा हिस्सा जिसमें आप अपना चेहरा देखते हो। ठीक है, तो जिस भाग में हम अपना प्रतिबिंब यानी हम अपना चेहरा देखते हैं उसी को परावर्तक सतह बोला जाता है। तो अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह यानी जिसमें हम अपना चेहरा देखेंगे वो धंसा हुआ होता है, और इसका जो उभरा हुआ भाग होता है ये रंगा हुआ होता है, जो बिल्कुल आपको इस तरह का दिखेगा। ठीक है, जिसका उभरा हुआ सतह कलई किया होता है और जिसमें आप अपना चेहरा देखोगे वो धंसा हुआ होता है। तो आज हम लोग इसी अवतल दर्पण में F बराबर R/2 यानी कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध स्थापित करेंगे। ठीक है, तो आइए बिना देर की अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, हम लोगों ने एक अवतल दर्पण लिया MM'। ठीक है, अब आप तो इतना पढ़ चुके होंगे कि प्रधान अक्ष क्या होता है, तो हम लोग यहाँ पे एक प्रधान अक्ष की रचना करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने ये एक प्रधान अक्ष जिसको हम लोग मुख्य अक्ष भी कहते हैं उसकी रचना की, और ये जिस जगह पे कट हुआ ये आपका ध्रुव होता है, और ध्रुव को हम लोग P से सूचित करते हैं। आप एक एक पॉइंट को क्लियर करते जाएंगे और आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। ठीक है, इसे हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं, और ये जिस बिंदु पर कटा ये ध्रुव है जिसको हम लोग पोल कहते हैं। ठीक है, और इसे P से सूचित किया जाता है। अब हम लोग जैसे सपोज करो कि आपके सामने एक दर्पण है, और दर्पण पे जब हम टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च से जो प्रकाश की किरणें आकर दर्पण पे टकराती हैं, ठीक है, तो इस आ रही प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो सपोज करो कि इस दर्पण के सामने हमने एक टॉर्च जलाया और उससे जो प्रकाश का किरण है वो दर्पण से टकरा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा कंडीशन है सर। ठीक है, वो कंडीशन क्या है कि ये जो प्रकाश का किरण दर्पण से टकरा रहा है ये इस प्रधान अक्ष के समांतर है। ठीक है, ये प्रधान अक्ष के समांतर है। अब आपने गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न कुछ परिभाषाएं पढ़ी होंगी, और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रधान अक्ष के समांतर जब कोई भी आपतित किरण होता है अवतल दर्पण में, तो वो प्रधान अक्ष कि जब वो समांतर होता है तो परावर्तन के बाद, चूंकि दर्पण से जब प्रकाश की किरणें टकराती हैं तो प्रकाश का परावर्तन होता है। तो यहाँ पे जब ये प्रधान अक्ष के समांतर जो ये आपतित किरणें हैं ये परावर्तन के बाद इस प्रधान अक्ष को एक बिंदु पर काटती हैं। ठीक है, और इस बिंदु को ही हम लोग फोकस कहते हैं। ये तो आपने पढ़ा होगा, प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ठीक है, आप डायग्राम समझ जाओगे तो समझो 50% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि ये आपका वक्रता केंद्र है। ठीक है, वक्रता केंद्र को C से सूचित किया जाता है। मान लो कि ये जो आपतित किरण है इसको अपन नाम देते हैं A और इस बिंदु को नाम देते हैं B। ठीक है, अब एक बात आप यहाँ पे ध्यान से समझो कि हम लोग यहाँ पे एक अभिलंब की रचना करते हैं। अभिलंब
परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री होता है उसकी रचना करते हैं जो बी और सी को मिला दिया, ठीक है, ये ही अभिलंब है। हाँ, ध्यान से समझने वाली बात है, आप एक एक बात को ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने एक आपतित प्रकाश की किरण को खींचा जो प्रधान अक्ष के समांतर है, और वो परावर्तन के बाद, दर्पण से टकराने के बाद प्रधान अक्ष के एक बिंदु से गुजर रहा है जिसको हम फोकस कहते हैं। इसके अलावे हम लोगों ने एक अभिलंब की रचना की, अर्थात बी और सी को मिला दिया, ठीक है। अब जो भी काम हम लोगों ने यहाँ पर किया है उसी को हम लोग यहाँ पे भाषा में लिख देंगे, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना होगा, ठीक है। तो भाषा लिखना मैं आपको सिखाता हूँ, आप नोट करेंगे साथ में, आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे, ठीक है। और काम चोरी नहीं करना है, हम लोग साथ में पढ़ेंगे और ध्यान से समझेंगे, ठीक है। देखिए, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इसके लिए कुछ लैंग्वेज लिख लेते हैं, फिर इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो लैंग्वेज आप मेरे साथ लिखेंगे। माना कि एम डैश एक कौन सा दर्पण है भाई? अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है? अभी मैंने आपको बताया था, जिसका ध्रुव क्या है? P है, जिसका ध्रुव P। मुख्य फोकस क्या है भाई? मुख्य फोकस F, और इसका जो वक्रता केंद्र है वो आप बताएंगे कमेंट में, और इसका वक्रता केंद्र C है, ठीक है। माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। हाँ, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? AB एक आपतित किरण लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे बस उसी को लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे AB एक आपतित किरण है जो प्रधान अक्ष के समांतर है। ऐसा ही हम लोगों ने अभी देखा था, ये प्रधान अक्ष के समांतर है, ठीक है। और ये आपतित किरण है जो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से होकर गुजरती है। तो ये लिख देंगे परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से होकर गुजरती है, ठीक है। परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से होकर गुजरती है, ठीक है। ये देखो, मुख्य फोकस F से होकर गुजर रही है। अब हम लोगों ने क्या किया, जरा सा ध्यान से देखो, हम लोगों ने C और B को मिला दिया है, जो क्या है? अभिलंब है। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, हम लोग लिखेंगे C B को मिला दिया जो अभिलंब है, ठीक है। अब एक बात जरा ध्यान से समझ लोगे, देखो भाई, ये ध्रुव है और ये फोकस है, ये ध्रुव है और ये फोकस है, और इस ध्रुव से लेके इस फोकस तक की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, जिसको F से सूचित किया जाता है, ठीक है। इस फोकस से इस ध्रुव के बीच की दूरी को, डिस्टेंस को फोकस दूरी कहते हैं, जिसे F से सूचित किया जाता है। और द सेकेंड थिंग इज कि ये जो वक्रता केंद्र C है, यहाँ से लेकर और इस ध्रुव तक के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे R से सूचित किया जाता है, ठीक है। इस C से P तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे R से सूचित किया जाता है। और हमको इसी दोनों, ये फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध दिखाना है, अर्थात हमको F बराबर R/2 साबित करना है, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे। अब यहाँ पर CB को हम लोगों ने क्या कर दिया है? मिला दिया है, जो क्या है? जो अभिलंब है, ठीक है। और साथ ही हम लोग मानेंगे कि PF जो है वो क्या है? F है, और PC क्या है? R है। वो बात भी आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, साथ ही माना कि PF बराबर F तथा PC बराबर R, ठीक है। तो पैराग्राफ चेंज, तो साबित करना है F बराबर R/2। अपने को ये साबित करना है, ठीक है। जब आप इस तरह से बनाओगे तो एग्जाम में आपका हाफ मार्क्स भी कट नहीं होगा, ठीक है। फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आपको पूरे प्रोसेस के साथ बनाना होगा, ठीक है। तो अपने को साबित करना है F बराबर R/2। ध्यान से समझेंगे, हम लोगों ने क्या किया? माना कि M डैश एक अवतल दर्पण है, ये M डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है, जो हम लोगों ने लिखा। AB एक आपतित किरण है जो प्रधान अक्ष के समांतर है, ठीक है। परावर्तन के बाद ये मुख्य फोकस F से होकर गुजरती है, साथ ही CB को मिला दिया जो अभिलंब है, ठीक है। और इसके बाद हम लोगों ने माना कि P से लेके F, इसको फोकस दूरी यानी स्मॉल f छोटी f, और P से लेके C वक्रता त्रिज्या यानी कि बड़ी R, और हम लोगों को साबित करना है F बराबर R/2, यानी फोकस दूरी जो है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये हम लोगों को साबित करना है। तो आइए ध्यान से समझिए, ठीक है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे प्रमाण, ठीक है। हम लोग यहाँ से इसको साबित करेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रमाण, यानी हम जो प्रूफ देंगे अब इस बात को सिद्ध करने के लिए वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से समझना। और अगर इसको, ये देखो, ये कोण है, ठीक है। इस कोण को अगर मैं नाम दे दूँ 1, ठीक है, इसको अपन नाम दे दें 2, और इसको अपन नाम दे दें 3, बस इसी
3 कोण का चर्चा होना है। ठीक है, आप ध्यान से समझना। एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया 2, और एक कोण ये हो गया 3। ठीक है, अच्छा ये देखो, ये अभिलंब है, ये क्या है, अभिलंब है, और ये क्या है, आपतित किरण है, ये क्या है, परावर्तित किरण है। याद करो, आपने पढ़ा होगा परावर्तन का नियम, और परावर्तन के नियम में अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाता है। और परावर्तन के नियम से आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ठीक है, परावर्तन के नियम से, परावर्तन का पहला नियम क्या है, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो ये आपका आपतन कोण है। ठीक है, ये देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण, और परावर्तन कोण दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो प्रमाण में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि कोण 1 जो है वो बराबर होगा कोण 2 के। ठीक है, और रीजन क्या दोगे आप, रीजन दोगे क्योंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, अर्थात कोण I बराबर कोण R, ये रीजन देना है अपने को। कोण 1 बराबर कोण 2 क्यों हुआ, आपको पता है, परावर्तन के नियम से। और इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, इसको अपन समीकरण फर्स्ट मानेंगे। अब आप ध्यान से देखो, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कहा कि AB जो आपतित किरण है वो इस प्रधान अक्ष के समांतर है। ठीक है, और ये एक रेखा है जो इस दोनों जो किरण है या रेखाखंड है इसको प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, तो गणित में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 2 समांतर रेखाओं को ये प्रतिच्छेद करने वाली रेखा के कारण जो ये कोण बना, कौन सा कोण, कोण 1 और कोण 3, ये दोनों कोण अंतः एकांतर कोण से बराबर होते हैं। ठीक है, आप इसको दिमाग में भेजे में एकदम अटका लो कि ये दोनों समांतर है, इसलिए कोण 1 और कोण 3 जो है, ये वाला कोण और ये वाला कोण अंतः एकांतर कोण से बराबर होगा। ठीक है, तो यहां लिखेंगे, चूंकि देखो AB ढूंढो, डायग्राम में मिला, AB समांतर है, समांतर का चिन्ह, AB समांतर PC है, ये हम लोगों ने पहले ही बोला है। ठीक है, AB समांतर PC है, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 3, कारण अंतः एकांतर कोण से, अंतः एकांतर कोण से, ये हो गया आपका समीकरण सेकंड। ठीक है, और अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे समीकरण फर्स्ट और तथा सेकंड से। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को अपन क्या करेंगे, ये देखो, 1 और 1 दोनों में कॉमन है, कट जाएगा, हट जाएगा, मिट जाएगा, बचेगा क्या, कोण 2 और कोण 3। ठीक है बाबू, कोण 1 और कोण 1 अपने में बर्बाद हो गए, बचा कोण 2 और कोण 3, तो कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 3। कोई प्रॉब्लम नहीं। डायग्राम में ढूंढो कोण 2 और कोण 3 कहाँ पे है, तो आपको दिखेगा ये है कोण 2 और ये है कोण 3। अच्छा, हम लोगों ने पढ़ा था कि जब 2 कोण बराबर होते हैं ना किसी त्रिभुज में, आप देखो ये त्रिभुज बन रहा है, ये देखो BCF, अगर इसको मैं बाहर निकालूं तो ये आपका एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, BC और F, जिसमें ये कोण 2 है और ये कोण 3 है। किसी भी त्रिभुज में जब, या ये तो एक तरह से आपका जब 2 कोण बराबर हो गया, यहाँ आपने किया ना 2 बराबर 3, तो ये तो अपना समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, और हम लोगों ने पढ़ा है, याद करो, आपने 9th में पढ़ा होगा कि बराबर कोण की सम्मुख भुजा बराबर होती है। बराबर कोण की सम्मुख भुजा यानी कोण 3 के सामने का भुजा क्या है, BF, और कोण 2 के सामने का भुजा क्या है, CF। बराबर कोण के सामने का भुजा बराबर होता है। तो अपन यहां क्या करेंगे, कोण 2 के बदले उसके सम्मुख भुजा यानी क्या लिखेंगे, CF, और कोण 3 के सम्मुख भुजा क्या लिखेंगे, BF। ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे। और रीजन क्या दोगे आप, हम जानते हैं कि बराबर कोण की सम्मुख भुजा बराबर होती है, बराबर कोण की सम्मुख भुजा बराबर होती है। इसको अपन मान लेंगे समीकरण 3। ठीक है, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 3। ध्यान से समझना है, ये हो गया अपना समीकरण 3। अब देखो भाई, अच्छा एक बात समझते हो, दर्पण का द्वारक क्या होता है। आपके घर में जो मिरर है ना, दर्पण जिसमें आप अपना चेहरा देखते हो, उसकी कुल चौड़ाई को, जितने हिस्से में आप चेहरा देखते हो, उस कुल चौड़ाई को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। यानी ये यहाँ से लेके जो यहाँ तक है, यही दर्पण का द्वारक है। तो हम लोग यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे, दर्पण का द्वारक छोटा होने पर, दर्पण का द्वारक छोटा होने पर B बिंदु, ढूंढो डायग्राम में, B बिंदु P पर होगा, B बिंदु P पर होगा। अब आपको लगा ये क्या नया बात हो गया भाई। ठीक है, ये कोण नहीं है, ये C है।
दर्पण का द्वारक छोटा होने पर बी बिंदु P पर होगा। ठीक है, तो अब देखें दर्पण का द्वारक छोटा कैसे होगा। सपोज करो ये जो दर्पण की चौड़ाई है ये, इसको हम लोग छोटा कर दें। ठीक है, अब दर्पण इतना ठोका है, तो ये इसका ध्रुव था, और जब दर्पण का चौड़ाई को घटाएंगे तो ये जो बी बिंदु है ये आपको क्या लगेगा, और नज़दीक आ गया है। क्या आपको ऐसा नहीं लगेगा? ठीक है, प्रैक्टिकली सोचिए, अगर हम लोग इस दर्पण की चौड़ाई को और कम कर दें तो ये P बिंदु और ये B बिंदु की दूरी और घट जाएगी। अगर हम दर्पण के द्वारक को और छोटा कर दें तो एक समय ऐसा आएगा कि ये P बिंदु और B बिंदु दोनों एक ही बिंदु पे लगेगा, हाँ या ना? ठीक है, तो दर्पण का द्वारक जब हम बहुत छोटा करेंगे तो ये जो B बिंदु होगा ये P पर होगा। ठीक है, ये B बिंदु जो है ये P पर होगा, है ना? अब जब ये B बिंदु P पर लगेगा तो P से लेके F की दूरी, या ये जो B नज़दीक लग रहा है द्वारक छोटा होने के कारण, उस B से लेके F की दूरी दोनों बराबर दिखेगी। P से F बोल दो। अब यहाँ पे आप P से F बोल दो। यह द्वारक इतना छोटा है कि B बिंदु भी जो है वो कहाँ दिखेगा, P पे, तो आप B से F बोल दो, दोनों बराबर होगा, है ना? तो दर्पण का द्वारक छोटा होने से B बिंदु P पर होगा, जिससे अपने को P से लेके F की दूरी, P से लेके F की दूरी और B से लेके F की दूरी, चूंकि द्वारक छोटा हो चुका है, ये दोनों अपने को बराबर दिखेगा। और हम लोग इसको मान लेंगे समीकरण 4। अब सॉल्व करेंगे समीकरण 3 और समीकरण 4 को। यहाँ लिख देंगे समीकरण 3 तथा 4 से। अब देखिए समीकरण 3 और 4 से क्या होगा। समीकरण 3 ये रहा और 4 ये रहा, इस दोनों में BF और BF कॉमन है भाई, बर्बाद हो जाएगा अपने में, BF होने दो, बचा क्या, CF और PF, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी CF और बराबर हो जाएगा PF। ठीक है, क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ यहीं पर। अब बस 2 लाइन अपने को सॉल्व करना है। आप देखो खत्म हो गया यहाँ पे, CF और PF क्या हो गया, बराबर हो गया। ढूंढो, ये CF है और ये PF है, ये एक रेखा है जिसमें ये C है, ये P है और ये F है, और अपने को दिया कि CF और PF दोनों बराबर है। अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों जो खंड है ये बराबर कब होगा, जब ये जो बिंदु F है ये बिल्कुल इस रेखा के बीच में होगा, तभी ना ये और ये दोनों खंड बराबर होगा। ये दोनों बराबर दिया है, CF और PF, CF और PF बराबर दिया, इसका मतलब F जो है वो PC का क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया। आपको मैं छड़ी दूंगा और बोलूंगा इसको तोड़ दो, लेकिन ऐसे तोड़ना कि दोनों छड़ी की लंबाई बराबर हो, तो आप उसको कहाँ से तोड़ोगे, बीच से, ना कि किनारे से। तो ये दोनों बराबर हो गया, इसका मतलब F जो है वो PC का क्या है, मध्य बिंदु है। तो अपन यहां लिखेंगे कि F जो है, इसलिए F जो है वो PC का क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अब एक बात ध्यान से समझिएगा, ठीक है, अपन उस डायग्राम को, इस डायग्राम को निकाल कर यहां पर रखे हैं और ये लिखा है PC। क्या लिखा हुआ है, PC बराबर, क्या हम इस PC को ऐसा नहीं लिख सकते हैं, PF और जोड़ CF, इतना जोड़ इतना बराबर टोटल। ठीक है, PF जोड़ CF बराबर PC, वो हमने लिख दिया। अब PC बराबर PF और जोड़ इस CF की जगह पर, इस CF की जगह पर, चूंकि हम पढ़ चुके हैं CF भी किसके बराबर है, PF के, इस CF की जगह पर हम क्या लिख देंगे, PF। ठीक है, और कारण क्या देंगे, इसको अपन मान लेते हैं, समीकरण 4 हो गया, समीकरण 5 मान लेते हैं। यहाँ लिख देंगे ये ऐसा क्यों हुआ, समीकरण 5 से हुआ भैया। ठीक है, अब देखो आप, ये हुआ PC बराबर PF जोड़ PF, एक आम जोड़ एक आम, 2 आम, PF जोड़ PF 2PF, ये 2 गुना में है, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग, ये हो गया PC और बटे 2 और बराबर PF। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अपन यहाँ पे PC किसको माने थे, PC को क्या माने थे अपन, R, तो इस PC को बदल देंगे किससे, R से, R बटा 2, और अपन PF को क्या माने थे, PF को माने थे F, फोकस दूरी। क्या आपने को यही प्रूफ करना था, F बराबर R/2, इसलिए देयरफॉर F इक्वल टू R/2। ये था आपका अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझने में कहीं पे किसी प्रकार की भी परेशानी नहीं हुई होगी, और अगर हुआ भी है तो आप प्लीज़ इसको कमेंट बॉक्स में टाइप करें, जिससे कि मैं आपके प्रॉब्लम को दूर कर सकूँ। धन्यवाद। आप इसको उतार सकते हैं या आप इसका स्क्रीनशॉट रख लें, और ये आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत मदद करेगा। धन्यवाद।